हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बेटा हम बात करेंगे बड़े इम्पोर्टेंट इशू पर, वो है नीट की काउंसलिंग। अधिकांश बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बस नीट में जो स्कोर आ गया है, मेरा जो रैंक आ गया है, जो मेरे मार्क्स आ गए, मेरा काम खत्म। ऐसा नहीं है। काउंसलिंग जो है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है काउंसलिंग। ठीक है। मैं आपको एक सच बतलाऊं कि हर साल हम लोग तो हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। हर साल कई सौ बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उनमें से मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी रैंक अच्छी थी, सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग में गलती कर बैठे। या तो वो उस कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है उन्हें जो उनकी चॉइस का नहीं था। कई बार जो अच्छा कॉलेज उनको मिल सकता था वो उन्होंने खो दिया, उनको नहीं मिल पाया वो। कुछ तो ऐसे बच्चे भी रहे जो काउंसलिंग में गलती करने पे, एक गलती करने पर उनको एक साल फिर से रिपीट करना पड़ा। ठीक है। इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा बेटा कि काउंसलिंग को हल्के में मत लीजिए। किसी ने फॉर्म देर से भरा, किसी ने चॉइस गलत ऑर्डर में डाल दी, किसी किसी ने ऐसा कॉलेज भर दिया जहां वो जाना ही नहीं चाहता था। ठीक है, और वही मिल गया। किसी ने 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट अपना जो है वो गवा दिया। किसी ने पूरी काउंसलिंग एक एजेंट के भरोसे छोड़ दी और उससे वो पैसे लेकर गायब हो गया। और साल भर बाद बच्चे बताते हैं कि साहब सर मेरी रैंक पर तो मुझे वो कॉलेज मिल जाता है, पर मुझे वो नहीं मिला क्योंकि काउंसलिंग में गलती हो गई है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसी कोई गलती करें। ये वीडियो आपके लिए है। मैंने एमसीसी का नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन का प्रिंट आउट निकाला। मैंने पूरा ध्यान से पढ़ा ये। ठीक है। मैंने पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ा मैंने, और मैंने सोचा चलो उस पर एक वीडियो बनाकर आपको देते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बेटा, क्यों कारण ये है कि मैंने इसमें अधिकांश पॉइंट कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो काउंसलिंग में बैठने वाले हैं। ठीक है। ये जितना भी लंबा वीडियो होगा, 20-25 मिनट जो भी लंबा वीडियो होगा, ये वीडियो जो है आपके पैसे को और आपके सीट को जो है वो सेव कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा, हम सबको पता होना चाहिए कि जो नीट एनटीए ने अपना काम पूरा कर दिया, आपको स्कोर दे दिया उन्होंने। अब आपको काउंसलिंग के लिए एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की साइट पर आपको जाना पड़ेगा। ये क्या चीज़ है? ये एमसीसी जो है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, जो कि डायरेक्टरेट जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत आती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का हिस्सा है। रिमेंबर, ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये भारत सरकार का हिस्सा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अंतर्गत ये काम करती है। अब एमसीसी किन सीट्स की काउंसलिंग करती है? ध्यान से बात सुनना, गलती मत करना। पहला, सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में 15% का ऑल इंडिया कोटा होता है, जो इसकी काउंसलिंग से भराता है, जो एमसीसी की काउंसलिंग से भराता है। जितनी भी इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी है, उनकी पूरी 100% सीट जो है वो एमसीसी काउंसलिंग से ही भराती है। इंडिया में जितने भी एम्स हैं, उन एम्स की सभी 100% सीट एमसीसी काउंसलिंग से भराती है। इंडिया में जो जिपमर है, जिपमर पांडिचेरी हो गया, कराईकल का कॉलेज हो गया, वहां की 100% सीट जो है वो बेसिकली एमसीसी काउंसलिंग से ही भराती है बेटा। ठीक है ना। फिर इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई है, उसमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, यूसीएमएस, एमएएमसी हो गया है, एमएआईडीएस हो गया है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया है। इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा और इंस्टीट्यूशनल या डोमिसाइल कोटा दोनों का दोनों एमसीसी काउंसलिंग से ही भराता है। ठीक है। फिर जो आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स आते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज हो गया, सफदरजंग हॉस्पिटल के, एवीवीआईएमएस हो गया है, आरएमएल हॉस्पिटल हो गया है, ईएसआईसी डेंटल दिल्ली हो गया है। तो इनमें 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% जो इंस्टीट्यूशनल कोटा है वो भी एमसीसी काउंसलिंग से ही भराता है। ईएसआईसी की सीट का जो जितने भी जो ईएसआईसी की जितने भी मेडिकल कॉलेज है, उनका 15% कोटा उन कॉलेज में जो है वो एमसीसी काउंसलिंग से ही भराता है। ठीक है। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो काउंसलिंग करती है, उससे सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट्री की सीट यहाँ पर भराती है। मतलब आपको जामिया मिलिया इस्लामिया से सिर्फ बीडीएस की सीट जो है मिलेगी काउंसलिंग के थ्रू। कुल 50 सीट है। ठीक है।
जामिया का एमबीबीएस एमसीसी के थ्रू नहीं है, तो कोई दिल में डाउट मत रखना, ठीक है ना, क्लियर कर दूं। जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको सिर्फ बीडीएस की सीट मिलती है एमसीसी काउंसलिंग से। इसके अलावा जो एएफएमसी है, आर्म्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज है, उनमें भी आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, एमसीसी में इसका रोल सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक है। रजिस्ट्रेशन आपको जो है वो करना पड़ेगा एमसीसी काउंसलिंग की साइट पर जाकर, और जब आप रजिस्टर्ड कर लोगे ना, उसके बाद की प्रोसेस फिर एएफएमसी खुद से करेगा उठ के, मतलब सिलेक्शन करना, मतलब एमसीसी की काउंसलिंग में आपको यदि एएफएमसी में जाना है तो यू हैव टू रजिस्टर थ्रू द इन द काउंसलिंग फॉर एएफएमसी, ठीक है, तो वहां रजिस्टर्ड करोगे। उसके बाद फिर बाकी की का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन एडमिशन प्रक्रिया, वो एएफएमसी खुद से करेगा। एमसीसी उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देगा, ना कोई जवाब देगा, ठीक है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग के जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के, आईपी यूनिवर्सिटी के जो इंस्टीट्यूट हैं, उन सब की काउंसलिंग भी जो है वो एमसीसी से होती है। याद रखना, बीएससी नर्सिंग में 80-20 रूल होता है। 80% सीट्स महिलाओं को मिलती हैं, गर्ल्स को मिलती है, 20% सीट मेल को मिलती है, ठीक है, ठीक है। अब जरूरी बात यह कि एमसीसी काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग जो है दो अलग अलग प्रोसेस होती है, दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। अगर आपने एमसीसी पर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी स्टेट की काउंसलिंग भी आपने उसके लिए रजिस्टर्ड हो गए। स्टेट कोटा के 85% सीट की काउंसलिंग के लिए आपको अलग से स्टेट की साइट पर जाकर, वहां पर जो स्टेट की काउंसलिंग अथॉरिटी होती है उस साइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इस मामले में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती है, क्लियर, ठीक है। और एक बात जो मैं हर साल दोहराता हूं, बहुत ध्यान से बसना, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी किसी को नॉमिनेशन से सीट नहीं देती है, किसी को नॉमिनेशन से सीट नहीं देती है, किसी का मैनुअल अलॉटमेंट नहीं करती है, कोई भी रिकमेंडेशन यहां पर नहीं चलता है। और यही बात को इस बुलेटिन में उन्होंने कई बार लिखा है, ठीक है। सीट अलॉटमेंट सिर्फ 4 चीजों से होता है। आपकी नीट में मेरिट में रैंक क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, और आपकी भरी हुई चॉइस क्या है। बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर करता है। अगर आपसे इस दौरान कोई कहता है कि वो सेटिंग करा देगा, मैनेजमेंट कोटा से गवर्नमेंट सीट दिलवा देगा, तो याद रखना वो आपसे झूठ बोल रहा है और आपके पैसे ऐंठने की तैयारी में है। एक स्कैम आपके साथ होने वाला है, पैसे गंवाने के बाद आपको समझ में बात आएगी, ठीक है, क्लियर कह रहा हूं मैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है कि मैनेजमेंट कोटे से गवर्नमेंट की सीट आपको दिलवा दे। जितनी बातें ये कही जाती है सब ये स्कैम है, तो आप फंसिएगा मत इसमें, ठीक है ना। अब एक बड़ा बदलाव जो है मेडिकल काउंसलिंग प्रोसेस में हुआ है नीट 2026 के बाद, वो ये है, उसमें एक फ्रिज एंड फ्लॉट मैकेनिज्म को अप्लाई किया गया है, ठीक है ना। इस साल का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इसमें फ्रिज और फ्लॉट 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। पहले क्या होता था कि 2025 तक की आपको, यदि आपने पहले राउंड की काउंसलिंग की, कोई सीट मिल गई, आपको सीट एलोकेट कर ली, आप कॉलेज जाओ, एडमिशन लो, और उसके बाद यदि आपको अपग्रेड चाहिए तो फिर कॉलेज जाओ, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दिखाओ, अपने वापस लो, फिर विलिंगनेस दिखाओ, मतलब लंबा लफड़ा था। एवरी टाइम, हर राउंड के बाद आपको रिपोर्ट करने फिजिकली कॉलेज जाना पड़ता था, वहां डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट जो है वो खत्म हो गई है। जैसे एक एग्जांपल दो कि एक बच्चे को राउंड 1 में केरल में सीट मिली, अपग्रेड के लिए वो पहले वो केरल गया, फिर उसके वहां जाके ज्वाइन किया, फिर अपग्रेड के लिए उसे कहीं के बाद कहीं और सीट मिली, तो केरल से डॉक्यूमेंट निकाले, वहां जाके दिए उसने। 2026 में एमसीसी ने ये रूल बदल दिया है। अब सीट अलॉट होने के बाद हर कैंडिडेट को 2 में से एक कैटेगरी चुननी है। पहली कैटेगरी है फ्रिज। फ्रिज का मतलब यह है कि आपने जो सीट चुनी है आप उससे सेटिस्फाइड है, आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल गया है, आपको कोई अपग्रेड नहीं चाहिए, अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको जो है वो कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुश हैं, आप जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अब आपने फ्री सीट कर दी है, तो आप इंस्टीट्यूट जाना और वहां जाकर एडमिशन ले लेना, डॉक्यूमेंट्स वहां जमा कर देना, काम खत्म, फीस जमा हो गई, अब आराम से आप जब कॉलेज का सेशन शुरू होगा पहुंच जाना, ठीक है। इंस्टीट्यूट आपका वहां पे जब जाओगे आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, सीट आपकी फाइनलाइज होगी, यदि कोई डॉक्यूमेंट में गलती होगी तो सीट रिजेक्ट कर देगा, सीट वापस लौटाएगी उठ के। तो इसलिए सही डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। अब दूसरी कैटेगरी है फ्लॉट कैंडिडेट की। फ्लॉट मतलब फ्लॉट कहता है आपसे कि मुझे सीट तो मिल गई है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मुझे सीट मिल गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगले राउंड ऑफ काउंसलिंग में मुझे थोड़ी और बेहतर सीट मिल जाए, तो आपने फ्लॉट का ऑप्शन चुना।
तो आपको जो पहले राउंड में जो मेडिकल कॉलेज एलोकेट हुआ था वहां पे जाकर अपना एडमिशन लेना, डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई करना, वो सब आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है आपको कि आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जब आपको फ्लॉट का ऑप्शन आपने चुना तो आपको ऑनलाइन सारा प्रोसेस करना है। आपको फिजिकली कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। एमसीसी के पोर्टल पर आपको ऑनलाइन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन देना है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, फिर उस एलोकेटेड इंस्टीट्यूट जो आपको पहले राउंड में मिला है उस तक वो डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे, वो ऑनलाइन उसको वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट सही निकलेंगे तो आपको प्रोविजनल सीट का कंफर्मेशन मिल जाएगा और आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद यदि जब तक ये वैलिड रहेगा, जब तक आप अगले राउंड में कोई और सीट नहीं उठा लेते, ठीक है ना। और आपको डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करेंगे ना तो बेटा फ्रिज में आपको खुद फिजिकली जाके डॉक्यूमेंट देके सीट कंफर्म कर देनी है। फ्लॉट में आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर देने हैं, ठीक है ना। ठीक है, फाइनल अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, चाहे ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, उसके बाद ही फाइनल अलॉटमेंट के बारे में कॉलेज कंफर्म आपको करेगा वो, ठीक है ना। देखो एक बात अच्छी है कि यदि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं ना तो वो डॉक्यूमेंट आपके हर राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए वैलिड होंगे, वो हर राउंड के आपको दोबारा उन्हें अपलोड नहीं करना पड़ेगा। और ये बात बुलेटिन में साफ साफ लिखी हुई है, ठीक है। कभी कभी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आप जब सबमिट करेंगे उनमें क्वेरी लग सकती है, कोई गलती उसमें हो सकती है, तो फ्लॉट कैंडिडेट को ये बात अच्छे से समझना है कि आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट चाहिए कंफर्म कि भाई आपको कॉल सीट तो मिल गई है, ठीक है, और आपने डॉक्यूमेंट चेक करा लिए हैं। तो जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ना तो उसको नोडल ऑफिसर जो होता है कॉलेज का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी होती है, वो चेक करती है, ठीक है। कभी कभी कुछ वजह से जो है वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऑब्जेक्शन आता है, जैसे कि आपने जो स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो स्कैनिंग ब्लर्ड है, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रही है, गलत सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, कैटेगरी के क्लेम और सर्टिफिकेट में मिसमैच है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है। अगर ऐसी कोई एनोमली मिलती है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी जो है वो एक क्वेरी भेजेगी और एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर आपको डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट समय पर सबमिट नहीं किया तो आपकी सीट वहां से रिजेक्ट कर दी जाएगी, आपको वो प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट का नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो एक बात का ध्यान रखना बेटा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते में ध्यान रखिएगा, कैसा ना हो कि आपको लगे कि आपने इंटरनेट आपका बीच में गड़बड़ किया और आपको लगा सबमिट हो गया पर डॉक्यूमेंट पहुंचे ही नहीं उन तक, ठीक है ना। आपको लगातार लगभग रोज आपको डैशबोर्ड अपना चेक करना है, ठीक है ना। कोई क्वेरी तो नहीं है, अपना ईमेल आईडी जो दे रखा है उसको आपको चेक करना है, ठीक है। स्पैम फोल्डर में भी चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी किसी को भी फोन नहीं करती है, ठीक है। बुलेटिन में साफ साफ लिखा है नो कम्युनिकेशन विल बी सेंड डायरेक्टली टू द कैंडिडेट। सारी जानकारी वेबसाइट और आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे और एसएमएस पर आएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में 6 बातें जो कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ध्यान से बात सुना। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही जगह होगा, mcc.nic.in, एक ही वेबसाइट है। तो ये जो अलग अलग जो फर्जी वेबसाइट डली होती है ना उनमें मत जाना आप, ठीक है ना। बेसिकली वो एजेंट्स की साइट होती है, वहां आप अप्लाई करोगे, वहां से फोन करेंगे, पैसा दे दो हम आपका करा देंगे, ठीक है ना। ठीक, सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म किसी एजेंट को कभी भी कोई एमसीसी अथोराइज नहीं करती है, ठीक है। तो अब जो 6 बातें आपको गांठ बांध लेनी वो है, नंबर 1, फॉर्म खुद भरिए। बुलेटिन में साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट अपना फॉर्म खुद भरे, किसी एजेंट और थर्ड पार्टी को ये काम मत दीजिए। आप पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ओटीपी, पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये सब का कंट्रोल आपके अपने पास होना चाहिए, या आपके परिवार के पास होना चाहिए। दूसरा, सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, एक से अधिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यदि आपने भरे तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, एक से अधिक फॉर्म भरते कोई पाया गया तो बुलेटिन में साफ साफ लिखा है कि उसको डीबार कर दिया जाएगा और एमसीसी उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, तो एक ही भरना है। दूसरा, सोचना ही मत डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन के बारे में, सोचना ही मत, ठीक है। फिर एनटीए वाला मोबाइल नंबर और ईमेल ही इस्तेमाल करना जो आपने फॉर्म भरते समय नीट के लिए आपने इस्तेमाल किया था, ठीक है। एमसीसी रजिस्ट्रेशन में वही मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालिए जो एनटीए के नीट फॉर्म में आपने दिया था, क्योंकि ओटीपी उसी पर जाएगा, ठीक है। बुलेटिन साफ साफ कहता है कि रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल बदलने से संबंधित कोई भी शिकायत या कोई भी रिक्वेस्ट को एमसीसी स्वीकार नहीं करेगा। एमसीसी आपका ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले चेक कर लीजिए कि वो जो सिम जिसका नंबर था वो आपके चालू है कि नहीं है, आपके इनकमिंग एसएमएस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ईमेल का पासवर्ड है कि नहीं, ईमेल खोल कर देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है। एमसीसी कहता है कि ओटीपी के लिए आप संदेश ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, कर लीजिए उसको। चौथी बात, एंटी डिटेल्स, मैं सामने स्क्रीन पर देख रहा हूं, एंटी डिटेल्स बिल्कुल वैसी की वैसी, बुलेटिन बहुत साफ है, जो स्पेलिंग, जो नंबर्स, डेटा फॉर्मेट आपने एनटी में भरा है, मतलब जो भी आपका डिटेल्स आपने एनटी के फॉर्म में भरा था वही आपको एमसीसी रजिस्ट्रेशन में डालना है बेटा, ठीक है ना। ठीक है। नाम की स्पेलिंग यदि जो डली है वहां पे वही रखना है, अपने मन से नाम चेंज मत कर लेना यहाँ पे, ठीक है, अपनी तरफ से सही करने की कोशिश मत कीजिएगा। समझ लो अच्छे से, एमसीसी नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कॉन्टेक्ट डिटेल, इनमें से कुछ भी नहीं बदलता है, कुछ भी एडिट करने की परमिशन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते हो। जो भी जानकारी है वो बेसिकली एनटी के पोर्टल से प्री पॉपुलेट होकर पहले से आएगी वहां पर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन से पहले अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट सामने रखकर बैठिए, जो आपने निकाला था ना कंफर्मेशन पेज प्रिंट आउट, वो सामने रखिए, ठीक है। पांचवी बात, सही डिवाइस और सही इंटरनेट। बुलेटिन की सलाह है, साफ साफ लिखा है इस बुलेटिन में, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के समय लैपटॉप और कंप्यूटर का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें आप, प्लीज, इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग की डिटेल भरते समय लैपटॉप का, डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें आप, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन का क्रोम या फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का को इस्तेमाल करें आप। बुलेटिन ये भी बताता है कि इंटरनेट ब्रेक होने पर आपका आईपी एड्रेस बदल जाता है और काउंसलिंग सॉफ्टवेयर उसको भी पकड़ लेता है और सेशन को वो एक्सपायर्ड बोल देता है, ठीक है। इसलिए साइबर कैफे की भीड़ में मत बैठिए, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल मत कीजिए, चॉइस लॉकिंग जैसा क्रिटिकल काम अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन में नहीं पर मत कीजिए, ठीक है। क्लियर। पासवर्ड अपना, छठी बात यह है कि पासवर्ड किसी को मत दीजिए। बुलेटिन में एक लाइन साफ साफ लिखी हुई है, वो लिखा है कि जो मैं आपको जो कहते हो बता रहा हूं कि अगर कोई और आपकी ये जानकारी इस्तेमाल कर लेता है तो वो आपके रजिस्ट्रेशन का दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए अलॉटमेंट प्रोसेस से आपको वो बाहर भी कर सकता है। किसी और को आप पासवर्ड मत दीजिएगा, ठीक है ना। ओटीपी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है बेटा, इस बात को ध्यान रखो के। किसी एजेंट को अपना लॉगिन परमानेंटली मत देना, ठीक है। ऐसे कई लोग हैं जो हम काउंसलिंग करवा देंगे, 30,000 रुपए लेके काउंसलिंग करवा देंगे, पता नहीं क्या करवा देंगे, नंबर हम एग्जाम तुम दिए हो, नंबर तुम्हारे आए, काउंसलिंग ये करवा देंगे, उनको 30,000 से मतलब है अपने, ठीक है। फिर फीस कितनी लगेगी ये भी समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। अब पैसे की बात कर लेते हैं, कितने पैसे खर्च होते हैं काउंसलिंग में के। रजिस्ट्रेशन के समय आपको दो तरह की राशि देनी होती है, दोनों को एक जैसा मत समझना। एक होता है नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी और एक होता है रिफंडेबल डिपॉजिट, ठीक है ना। नॉन रिफंडेबल फी मतलब वापस नहीं मिलेगी, चाहे सीट मिले या ना मिले, ठीक है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको काउंसलिंग के सारे राउंड 2 महीने 3 महीने चलेगी, खत्म होने के बाद आपको अपने आप से वापस मिल जाएगी वो, ठीक है ना। फिर देखो, यदि हम देखें तो गवर्नमेंट के 15% कोटा, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल, एम्स, जिपमर, एफएमसी, ईएसआईसी, किसी भी तरह की काउंसलिंग के लिए जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को जो है वो 1,000 रुपए नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट देना है उनको, और 10,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। कुल 11,000 रुपए आपके पास होंगे तो काउंसलिंग में आप बैठ पाओगे। 10,000 रुपए रिफंड हो जाएगा बाद में, 1,000 रुपए आपका लग जाएगा जो नॉन रिफंडेबल है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपए है और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 5,000 रुपए है, मतलब 5,500 रुपए उनको देने पड़ेंगे अपनी काउंसलिंग कराने के लिए। लेकिन बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके लिए यदि आप जा रहे हैं तो कैटेगरी चाहे कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी हो, रजिस्ट्रेशन फी होगी 5,000 रुपए, रजिस्ट्रेशन फी होगी 5,000 रुपए और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो होगा 2 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर 2,05,000 रुपए आपके पास होंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। ठीक, मतलब डीम्ड वालों को तकरीबन 2,05,000 रुपए उनको देने होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए। अब यदि पेरेंट्स को एक बात ध्यान रखना है उनको कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन स्क्रीन पर जो दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको टिक कर देना है, ठीक है। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी फीस भरनी पड़ती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। 2 लाख रुपए सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है। ये तो सब शुरुआत है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एनुअल ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, बाकी सब खर्च इतना ज्यादा है कि पूरा एमबीबीएस का कोर्स 1 करोड़ से ऊपर के पैकेज में जाके पड़ता है, 1 करोड़ से ऊपर, ठीक है ना। तो पहले कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद ही ऑप्शन
ऑप्शन को टिक कीजिए। यदि और अगर गलती से टिक हो गया है तो बहुत कम लोगों को पता है, ध्यान से बात सुनना, ठीक है। बुलेटिन में एक रीसेट ऑप्शन का भी जिक्र है। अगर आपने गलती से डीम्ड यूनिवर्सिटी का कोटा चुन लिया और लेकिन आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटे के लिए काउंसलिंग चाहते हैं, तो रजिस्ट्रेशन पेज पर एक रीसेट इनिशियलाइजेशन ऑप्शन है, जिससे आप पहले वाला कोटा रीसेट करके नया कोटा चुन सकते हैं आप, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसकी दो शर्तें, पहला ये सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलती है। दूसरा, रीसेट के बाद आपको पूरी फीस के साथ नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्री की फीस दोबारा लगेगी आपको, ठीक है ना। ये सुविधा तो है लेकिन मुफ्त नहीं है, इसलिए पहली बार में सही ऑप्शन जो ना वो डूब जाएगा 1000-5000 रुपए आपका, ठीक है। इसकी गलती मत करना हो, ठीक है। पेमेंट करते समय की सबसे बड़ी सावधानी वो ये, जो हर साल कई बच्चों के पैसे फंस जाते हैं काउंसलिंग के दौरान छोटी सी गलती होने पर, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट उसी अकाउंट या कार्ड में वापस आता है जिससे आपने पेमेंट किया है, ठीक है। बुलेटिन ने एग्जाम देकर समझाया है कि यदि आपने कार्ड नंबर फला फला से पेमेंट किया है तो रिफंड उसी कार्ड में आएगा। अगर आपने स्टेट बैंक के किसी अकाउंट से किया है तो उसी अकाउंट में रिफंड वापस लौटेगा। आप नया अकाउंट पे रिफंड नहीं ले सकते हैं, किसी और कार्ड पर रिफंड आप नहीं ले सकते हैं। बुलेटिन में साफ साफ नो लिखा है, उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इससे क्या मतलब निकलता है? मतलब निकलता है किसी अनजान या अजनबी व्यक्ति का कार्ड इस्तेमाल करके पेमेंट मत करना, ठीक है। किसी काउंसलिंग एजेंट के अकाउंट से पेमेंट मत करवाइए, खुद के अकाउंट से कीजिए, ठीक है। अब उसी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए जो आपके पास में हो, ठीक है। और उसका इस्तेमाल मत करना जो नियर फ्यूचर खत्म होने वाला हो। नया कार्ड आएगा तो वो नया अकाउंट कहलाएगा वो, ठीक है। तो एक्टिव कार्ड हो जो कई महीनों तक वैलिड हो उसका इस्तेमाल करना, बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करना, बैंक अकाउंट चालू रखना, ठीक है। बुलेटिन कहता है कि कार्ड और अकाउंट बंद हो गया तो बैंक रिफंड कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फेल्ड रिफंड वापस पहुंचने में बहुत समय लगेगा, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी और उस देरी के लिए एमसीसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और कोई भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी ओर नहीं लेगा। रिफंड कब आएगा? जो भी आप अमाउंट डाला है काउंसलिंग के लिए वो रिफंड कब आएगा? जब सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म हो चुके होंगे उसके बाद ही रिफंड आएगा, ठीक है ना, ठीक है। उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है कि एमसीसी अपने पोर्टल पर काउंसलिंग कंप्लीशन नोटिफाई करेगी और एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट को पब्लिश करेगी, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल कस्टोडियन 15 दिन के अंदर रिफंड को इनिशिएट करेगा। 30 दिन के अंदर आपको रिफंड आपको जनरली मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। पर पॉइंट ये है कि ऐसा मत सोचना कि सीट नहीं ली हमने, सीट छोड़ते ही तुरंत पैसा आता है। कई लोग क्या करते हैं, कार्ड से पेमेंट करके चार्ज बैक करा देते हैं। अरे पेमेंट कर दिया अब वापस चाहिए हमको पैसा हमारा, ठीक है। बुलेटिन में साफ साफ लिखा है यदि आपने चार्ज बैक डाला, पेमेंट करके तुरंत आपने कहा नहीं मेरे को वापस लेना पैसा, तो याद रखना आपको कि चार्ज बैक क्लेम लगा दिया ना तो पेमेंट गेटवे ब्लॉक आता है उस समय फिर जो है जो पैसा वहां से आने वाला होता है ना वो आपके पास नहीं आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको चार्ज बैक की रिक्वेस्ट को विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर बैंक से एनओसी लेना पड़ेगा, फिर एक मैनुअल रिफंड की प्रोसेस चलेगी जो कई महीनों चलेगी। तो ये गलती मत करना, चाहे कितनी भी देर हो जाए, सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म होने तक वेट करना, तभी पैसा वापस मिलेगा। तो चार्ज बैक का इस्तेमाल मत कीजिएगा आप, ठीक है ना। चार्ज बैक एक ऑप्शन होता है कार्ड से पेमेंट करके तुरंत पैसा वापस लेने के लिए, गलती से हो गया तो वो ऑप्शन का यूज मत करना, ठीक है, ठीक है। फिर दो और छोटी गलती है बेटा, है ना। अगर गलती से एक ही रोल नंबर पर 2 बार पेमेंट हो गया है तो रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के 10 दिन के बाद फाइनेंशियल कस्टोडियन से संपर्क कीजिए। 2 बार पेमेंट डबल पेमेंट हो गया है तो रजिस्ट्रेशन विंडो बंद होने के 10 दिन के बाद तक फाइनेंशियल कस्टोडियन से संपर्क कीजिए। नंबर दे रखा है उसमें ईमेल दे रखा है और एक्सेस पेमेंट आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और इस एक्सेस रिसिप्ट पर रजिस्ट्रेशन फी का 50% या 500 रुपए जो भी कम होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के रूप में काट ले जाएगा। 500 रुपए या 50% जो भी कम होगा वो काट ले जाएगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा, एमसीसी सिक्योरिटी डिपॉजिट, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका है, चाहे वो 2 लाख रुपए है डीएमडी यूनिवर्सिटी के लिए, 10,000 रुपए है ऑल इंडिया कोटा के लिए, उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी बैंक चार्ज होंगे वो आपको ही भरने होंगे वो, ठीक है ना, ठीक है। तीसरा ये एक बात और है कि एनआरआई अकाउंट से आप सीधा पेमेंट नहीं कर सकते हैं ना, एनआरआई अकाउंट से सीधे फीस नहीं भर सकते हैं। आरबीआई के नियमों की वजह से पहले जो है वो एनआरआई अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में पैसा जाता है और वहां से एनआरओ अकाउंट से एमसीसी को पैसा जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है रिफंड जो है वो एनआरओ अकाउंट में ही आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना यदि आप जो है वो क्या बोलते हैं एनआरआई कोटे से दी जा रहे हैं। फिर
सबसे इंपॉर्टेंट फेज है चॉइस फिलिंग के। चॉइस फिलिंग में आप तय करते हैं कि आपको कौन सी सीट चाहिए। चॉइस फिलिंग की कोई लिमिट नहीं है। बुलेटिन में साफ साफ लिखा है नो यू कैन गिव एज मेनी चॉइसेस एज यू विश, कितना चाहे उतना चॉइस आप दे सकते हो, जितनी चाहे उतनी चॉइस आप भर सकते हो। एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, सबके लिए एक ही कॉमन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एआई ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, एएमयू, बीएचयू सब एक ही जगह पर है। लेकिन बुलेटिन ये लिखता है कि चॉइस की जो भी फिलिंग है उनका ऑर्डर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब जो सबसे ज्यादा पसंद है, जिस सीट को सबसे अधिक चाहते हो आप, वो पहले आएगा और बाद में नीचे आएगा। मतलब फर्स्ट चॉइस पहले आएगा आपका, ठीक है ना। मतलब लिस्ट ये है कि आप कॉलेज ए बी सी भर रहे हैं, आप ए को पहले चाहते हैं, ए नहीं मिला तो बी चाहते हैं, बी नहीं मिला तो सी चाहते हैं, तो आपको उसी क्रम में ये भरना है, ठीक है ना। ठीक, इसलिए आप क्लोजिंग की रैंक को देख के किसी और से सलाह लेके कुछ उल्टा पुल्टा मत भरना। आपके जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको ऐसा लग रहा है क्लोजिंग रैंक देख के कि ये जो कॉलेज है इसका मिलना मुश्किल है, मैं इसको नीचे रख लेता हूं। ये जो कॉलेज है मुश्किल इसका मिलना है, इसको मैं नीचे रख लेता हूं, ठीक है भाई। अगर आपका कॉलेज ए आपकी चॉइस है तो उसको ऊपर रखने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो नहीं मिलेगा और क्या होगा, लेकिन नीचे रखोगे तो पक्का नहीं मिलेगा फिर वो, ठीक है। तो मतलब आपको जो है वो अपनी चॉइस, जो आपकी चॉइस है, जो आपकी रैंक पे मिल सकता है, उस चॉइस को ठीक से आपको भरना है। तो सबसे पहले तो एक काम करना है, एक ऑफलाइन लिस्ट बना कि कौन से कॉलेज किस रैंक पे लगभग मिल रहे थे, और वो लिस्ट के अनुसार ही भरना आप, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट खुद बना लीजिए और उस लिस्ट को देखकर फिर ऑनलाइन भरिए आप, ठीक है। पोर्टल खुलते ही सीधे टाइप करना शुरू मत कीजिए आप, ठीक है ना। पहले एक्सेल में एक नोट पैड पे या पेन पेपर से उसका एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है ना। कॉलेज के बारे में कुछ बातों का ध्यान रखना है। कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ट्यूशन फी पर ईयर कितनी है, पूरे कोर्स का कुल खर्च कितना बैठेगा, फिर हॉस्टल कंपलसरी है या ऑप्शनल है, और उसका चार्ज कितना है, मेस चार्ज कितना है, कोई बॉन्ड है या नहीं है, बॉन्ड है तो कितनी अवधि का बॉन्ड है और उसकी पेनाल्टी कितनी है, रूरल सर्विस कंपलसरी है या नहीं है, सीट छोड़ने पर पेनाल्टी कितनी लगेगी, इंटर्नशिप में स्टाइफंड कितना मिलेगा, अटैच्ड हॉस्पिटल में पेशेंट लोड कितना है, कॉलेज रिकॉग्नाइज है या सिर्फ परमिटेड स्टेटस में है। ये बातों का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। और यहाँ एमसीसी की एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर है। बुलेटिन कहता है कि फी स्ट्रक्चर, स्टाइफंड, बॉन्ड अमाउंट, साफ साफ कहता है एमसीसी का बुलेटिन कि वो कहता है फी स्ट्रक्चर, स्टाइफंड, बॉन्ड अमाउंट, कोर्स ड्यूरेशन, रूरल सर्विस की जानकारी कॉलेज खुद देते हैं। एमसीसी उसे अपनी वेबसाइट पर कॉलेज इंफॉर्मेशन हेडिंग के नीचे डाल देता है, आपको खुद ही जाके चेक करना है। लेकिन उस जानकारी में कोई भी टाइपोग्राफिकल एरर है, कुछ भी एमसीसी की साइट में गलत आया है तो एमसीसी उसकी शिकायत नहीं सुनेगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कॉलेज का साइट देख जाके खोलिए, वही जाके देखो। वो कहता है थर्ड पार्टी वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड उनकी होगी, वहां जाके आप चेक कर लीजिए या सीधे कॉलेज को फोन लगा के पूछ लीजिए आप, ठीक है। खासकर डीम्ड यूनिवर्सिटी और हाई फी वाले ऑल इंडिया कोटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चूज करने के पहले पहले, ठीक है। कंफर्म हो जाएगी फीस कितनी है, कितना क्या है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण काउंसलिंग प्रिंसिपल, मैं जो बात आपको बताने जाता हूं उसको आप शायद जिंदगी भर याद रखिए बेटा। ऐसी चॉइस मत भरिए जिससे मिलने पर आप ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसी चॉइस नहीं भरना है जिसको मिलने पर आप ज्वाइन नहीं करें, मतलब उस तरफ देखने ही क्यों जो अपने को जाने ही नहीं अपने को, ठीक है ना। तो अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। बहुत बच्चे सोचते हैं भरने में क्या जाएगा, मिल गई तो बाद में देखेंगे, यही सोच राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रे वैकेंसी राउंड के में आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट को फॉरफिट करवाती है और काउंसलिंग से आपको बाहर करवा देती है, ठीक है। तो हर चॉइस भरने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। क्या पूछना है? अगर इस पूरी लिस्ट में यही आखिरी सीट मुझे मिल गई तो क्या मैं इसे सच में ज्वाइन करूंगा? जवाब नहीं है तो उस चॉइस को लिस्ट में मत रखिए, ठीक है। चॉइस फिलिंग के दौरान आप चॉइसेस को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ऑर्डर को बदल भी सकते हैं। तो वही रखिए जो आप चाहते हैं वास्तव में, ठीक है। लेकिन सिर्फ लॉक होने से पहले। आपने लॉक कर दिया एक बार तो फिर वो हो गया, ठीक है। बुलेटिन में जो लाइन लिखी है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार चॉइसेस लॉक हो गई तो फिर वो बदली नहीं जा सकती हैं, चाहे आपसे गलती ही क्यों ना हुई हो, और उसके नतीजे में आपको ऐसी सीट अलॉट हो जाती है जो आप नहीं चाहते थे, तो वो आप ही का भाग्य भाई, उसमें एमसीसी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। लिखता है एमसीसी, चॉइसेस वंस लॉक्ड कैन नॉट बी अनलॉक्ड इवन बाय एमसीसी। एमसीसी भी उन चॉइस को नहीं बदल सकती है, यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट काम नहीं करेगी, ठीक है।
अगर आपने खुद लॉक नहीं की है तो शेड्यूल के मुताबिक वो अपने आप लॉक हो जाएगी, लेकिन ऑटो लॉक के भरोसे मत बैठिए, खुद लॉक कर लीजिए। क्या ठीक है? लॉक चॉइसेस का एक प्रिंट आउट भी ले लीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए उसका। ठीक है? बुलेटिन ये भी बताता, मेरे पास बुलेटिन की सॉफ्ट कॉपी भी वो भी देख रहा हूं मैं। बुलेटिन ये भी बताता है कि एडमिशन के समय एलोकेटेड कॉलेज में रिक्वेस्ट करने पर आप अपनी लॉक्ड चॉइस का प्रिंट आउट वहां भी देख सकते हैं। ठीक है? देख सकते हैं और ले सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि बुलेटिन की अपनी चेतावनी है कि आखिरी मिनट का इंतजार मत कीजिए रजिस्ट्रेशन करने में, लॉक करने में, प्रिंट आउट लेने में। ठीक है? आपको समय रहते कर लेना। 5 अगस्त 2026 से काउंसलिंग शुरू हो रहा है। ठीक है? अब राउंड बाय राउंड बात करते हैं कि क्या स्टेप राउंड बाय राउंड होंगे। राउंड 1 में क्या होगा? मेन रजिस्ट्रेशन होगा राउंड 1 में, जिसमें नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दोनों का पेमेंट करना होगा, फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी, लॉक करना होगा चॉइस को, फिर सीट का अलॉटमेंट होगा और फिर एमसीसी की वेबसाइट पर रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है? अगर सीट नहीं मिली तो आप राउंड 2 में बिना नए रजिस्ट्रेशन के सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दोबारा पैसे नहीं भरने हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, राउंड 2 के लिए आपको फ्रेश चॉइसेस भरनी होंगी। राउंड 1 की चॉइस अपने आप से राउंड 2 में नहीं आएगी। ठीक है ना? लेकिन यदि राउंड 1 की काउंसलिंग में आपको सीट मिल गई है तो आपके सामने फिर 3 रास्ते हैं। यदि राउंड 1 की काउंसलिंग में आपको सीट मिल गई तो 3 रास्ता है। पहली बात तो यह है कि मेरी सीट मुझे पसंद है, मैं वही मेडिकल कॉलेज चाहता था, मुझे अपग्रेड नहीं चाहिए, तो फ्रीज कर दीजिए, कॉलेज जाइए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, टाटा बाय बाय नीट गुड बाय। ठीक है? हो गया काम। दूसरा, सीट रखनी है लेकिन बेहतर भी तलाशनी है कि शायद अगले राउंड में बेहतर मिल जाए, तो फिर फ्लॉट का ऑप्शन चुनना है। ऑनलाइन विलिंगनेस दीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तीसरा ऑप्शन, सीट ज्वाइन ही नहीं करनी है तो फ्री एग्जिट का ऑप्शन है, उसे समझ लीजिए कि बुलेटिन की भाषा में लिखा हुआ है राउंड 1 एलोटेड कैंडिडेट हैव फ्री एग्जिट ऑप्शन। क्या मतलब? राउंड 1 में जो सीट मिली है अगर वो ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं तो बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट गवाए बाहर निकल सकते हैं आपके। ये सुविधा सिर्फ राउंड 1 में होती है, राउंड 2 में एग्जिट ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है? और अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है और अब छोड़नी है तो रेजिग्नेशन का तरीका ये भी होता है कि फ्रिज कैंडिडेट को रेजिग्नेशन के लिए अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाना होगा, फिर वहां निर्धारित समय के अंदर रेजिग्नेशन सबमिट करना होगा। मतलब आपको खुद सीट कैंसिल करनी होगी वाली। ठीक है ना? फ्लॉट कैंडिडेट के साथ में ऐसा है कि वो सिंपल सा विड्रॉल का ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो फ्लॉट के साथ कोई दिक्कत नहीं है। एक बात याद रखिए, बुलेटिन साफ कहता है कि ऑफलाइन रेजिग्नेशन की कोई अनुमति नहीं है। सारे एडमिशंस और रेजिग्नेशन ऑनलाइन मोड में ही रिकॉर्ड करता है एमसीसी। ठीक है ना? तो आप फंस सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूं सही से फ्रिज और फ्लॉट का ऑप्शन चुनिएगा। ठीक है? और सीट सरेंडर होने के बाद आप एक बार आपने सीट सरेंडर कर दी है तो उस पर आपका क्लेम फिर आगे नहीं रहता है। ठीक है? राउंड 2 काउंसलिंग बहुत ही अधिक गंभीर होती है। ठीक है? राउंड 2 काउंसलिंग में जो है वो कौन कौन लोग आ सकते हैं? पहला, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो राउंड 1 में रजिस्टर्ड थे, जिनको सीट नहीं मिली। दूसरा, जिनको सीट मिली है, जिन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए आए हुए हैं। ठीक है? मतलब फ्लॉट कैंडिडेट, फ्लॉट ऑप्शन वाले कैंडिडेट है। ठीक है? तीसरा, जिन्हें सीट अलॉट हुई लेकिन वो ज्वाइन नहीं की, मतलब फ्री एग्जिट कर लिया, उन्होंने फ्री एग्जिट किया, वो आते हैं। चौथा, जिन्होंने निर्धारित समय के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया है उसका सीट का। ठीक है? ठीक ठीक ये इस तरह के कैंडिडेट आपको यहां पर देखने मिलेंगे यहां पे। ठीक है? फिर जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन और पूरी फीस के साथ राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोबारा फीस भरनी पड़ेगी सारी। ठीक है? आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार इस चीज को ऑप्शन गौर से पढ़ जरूर लेना इसमें। ठीक है ना? फ्रेश चॉइसेस अनिवार्य है। बुलेटिन का जवाब बहुत साफ है। अगर आपने राउंड 2 में फ्रेश चॉइस सबमिट नहीं की तो राउंड 2 के अलॉटमेंट में के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपकी पहले से ज्वाइंट सीट अगर कोई है तो वही बनी रहेगी यदि मिली थी तो। ठीक है? अपग्रेड हो गए तो क्या होगा? अगर राउंड 2 में अपग्रेड हो गए तो राउंड 1 की सीट ऑटोमेटिकली रिलीव हो जाएगी और वो कैंसिल होकर किसी और के लिए खुल जाएगी वो सीट, और अब उस पर आपका क्लेम नहीं रहेगा। आप राउंड 2 से अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं आप। ठीक है ना? तो बुलेटिन खुद कहता है कि हर राउंड में आप वही चॉइस भरिए जो आपकी मौजूदा सीट से बेहतर हो। ठीक है?
तो राउंड 1 की सीट से खराब कॉलेज को राउंड 2 में ऊपर मत रख देना। कई बार बच्चे गलती कर बैठते हैं, ठीक है। जैसे मजे मजे में मैंने एक बार क्या हुआ था, मेरी एक काउंसलिंग थी, ऑल इंडिया पीएमटी का काउंसलिंग था। तो मैंने जो है वो एक ऑप्शन मेरे को जाने का नहीं था। मेरी रैंक तो बहुत अच्छी थी। किसी ने मुझे बोल दिया साहब की भर दो कॉलेज जो है वो चिकमंगलुरु का कॉलेज भर दो। तो मजे मजे में नाम अच्छा लगा तो ऐसे ही भर के आ गए थे, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना भाई, ठीक है। देखो हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, हमारी 11th रैंक थी, हमारी जो है 7th रैंक थी, हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, ठीक है। तो उस समय ऑल इंडिया से मैंने कुछ लिया था और ऐसे ही भर के आ गए थे। बैंगलोर 5-7 ऑप्शन भरने होते थे पे, चिकमंगलुरु के समझ में नहीं आया तो गोवा, मजा आएगा गोवा चलेंगे तो, खैर ठीक है। तो मतलब यदि एक बार आपने गलत चॉइस भर ली तो फिर वो आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आपने यदि राउंड 2 में आपको सीट एलोकेट हुई और आपने ज्वाइन नहीं की तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोर्टिफाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। राउंड 2 की सीट ज्वाइन करने के बाद आपने रिजाइन कर दिया है तो भी आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। राउंड 3 में आने के लिए आपको पूरी फीस और पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको फिर से भरना होगा, ठीक है। अब आप सोचिए ना, मान लो किसी ने 2 लाख रुपए भर दिए थे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, और जाके मान लो बाद में सीट नहीं ली उन्होंने, जाके सीट मिल भी गई, नहीं जा गए, तो पूरा 2 लाख रुपए उनका डूब जाएगा वो, ठीक है ना। तो मतलब राउंड 2 के बाद काउंसलिंग बहुत ही सीरियस, राउंड 1 के बाद राउंड 2 से काउंसलिंग बहुत ही सीरियस मोड में चली जाती है, इसलिए कोई गलती हमको वहां पर नहीं करना है, ठीक है ना। अब राउंड 3 में कौन आता है? राउंड 3 में वो कैंडिडेट आएंगे जो राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर्ड थे, जिनको सीट नहीं मिली अभी तक, ठीक है। राउंड 2 में जो सीट ले चुके थे और जिन्होंने विलिंग अपग्रेडेशन के लिए राउंड 3 को ऑप्ट किया था, वो लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। ठीक है, जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में जिनको सीट ही नहीं मिली या मिली तो रिजाइन कर दिया, वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर राउंड 3 में भी आपको जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना अनिवार्य है आपको, ठीक है। राउंड 3 के प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद में आपको जो भी सीट मिली है वो आपको फिजिकली रिपोर्ट करनी होगी, कोई ऑप्शन नहीं है। राउंड 3 के बाद आपको फिजिकली कॉलेज जाके एडमिशन लेना ही होगा आपको, ठीक है ना। अब आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन नहीं जाएंगे, आप यहाँ पे आपको राउंड 3 के बाद जो सीट मिली है उसको जाके फिजिकली आपको रिपोर्ट करना ही होगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब नीट 2026 में ऑनलाइन ऑनलाइन खेलने के बाद राउंड 3 के बाद जो सीट मिलेगी ना, उसके बाद तो कॉलेज जाना ही जाना है, ठीक है। रिपोर्ट नहीं किया तुमने जाके तो बुलेटिन साफ कहता है आपने राउंड 3 में सीट आपको एलोकेट हुई और आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट डूब जाएगा और आपको आगे के राउंड से आप इलिमिनेट रहेंगे, आपको अपने आप से एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जाने का मौका नहीं मिलेगा आपको। राउंड 3 की सीट मतलब फाइनल है, वो नहीं लिया आपने तो आप गए आप, ठीक है। ठीक, क्या राउंड 3 की सीट को छोड़ सकते हैं? राउंड 3 की सीट को ज्वाइन करने के बाद आप उसे नहीं छोड़ सकते। बुलेटिन साफ साफ लिखता है यू विल नॉट बी अलाउड टू वेकेट फ्रॉम अलॉटेड थर्ड राउंड सीट, कोई भी रिजेक्शन नहीं होगा यहाँ पे। ज्वाइनिंग के बाद भी किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्ट ही नहीं किया गया तो वो एग्जिट विथ फोर्टिफायर है, मतलब डिपॉजिट तो गया है, आप आगे के राउंड से बाहर भी हो गए, मतलब आपको सब तरफ से राउंड 3 के बाद नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए राउंड 3 में वही चॉइस भरिए जिसे आप हर हाल में ज्वाइन करने को तैयार हैं आप, ठीक है ना। अब राउंड 3 में सीट कन्वर्जन होता है, रिजर्व सीट यदि खाली रह गई है या वो कन्वर्ट हो जाती है, तब उस कैटेगरी के सारे एलिजिबल कैंडिडेट खत्म हो जाते हैं, मतलब कोई सीट रिजर्व थी पर भरा ही नहीं है तो वो अब कैंडिडेट यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या होगा, अब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड इसके बाद होगा जहाँ पे सारी सीटें भरने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ठीक है, जनरली जैसे हम बोले आपसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो सीटें मान लो खाली जाती हैं तो वो फिर उसी कैटेगरी उस कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा या किसी और सेल्फ फाइनेंस मेरिट लिस्ट में वो कन्वर्ट हो जाती हैं वो, ठीक है। तो राउंड 3 के बाद अचानक कुछ नई सीटें दिखने लगती है, तो ये मैजिक नहीं बल्कि एक कन्वर्जन एल्गोरिथम है। राउंड 3 के बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी में कुछ सीटें ऐसी खुल जाती हैं जो सीटें आपको पहले नहीं दिखाई पड़ रही थी। कारण ये है कि कुछ सीटें रिजर्व कैटेगरी की वो खाली छूट जाती है, उतने कैंडिडेट नहीं मिलते उसके लिए, ऐसा मान लो कभी होता है, तो वो किसी और मैनेजमेंट कोटा सेल्फ फाइनेंस कोटा में वो कन्वर्ट हो जाती है, तो कुछ सीटें वहां पर नहीं हमको देखने मिलती है, ठीक है। इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करना होगा, ठीक है। लेकिन हर कोई एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक, मतलब 3 कैटेगरी जो बताई हैं, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, ये इस राउंड में नहीं आएंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए जिन्होंने
रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन्होंने स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी बात ये है कि कोई ना कोई सीट यदि आपको मिली है तो आप इसमें नहीं आ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया इस राउंड के तो भी इसमें आप नहीं आ सकते हैं, ठीक है ना, थर्ड राउंड में कुछ मिल गया तो भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह कि राउंड 3 काउंसलिंग के बाद में एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और स्टेट काउंसलिंग कमेटी अपने बीच के डेटा को शेयर करते हैं कि ये बच्चा तुम्हारे पास तो नहीं है, हमारे पास। इसके बुलेटिन साफ कहता है यदि आपका नाम सेंटर और स्टेट की किसी भी लिस्ट में है तो आपका नाम जो है वो ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी की लिस्ट से हटा दी जाएगा राउंड 3 के बाद, ठीक है ना, फिर वहां से नाम हट जाएगा, स्टेट पे ही जाओ फिर तो, ठीक है ना। तो स्टे राउंड के एलोकेटेड कैंडिडेट का डेटा भी स्टेट के साथ में शेयर होता है, मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा जिसने स्टेट काउंसिलिंग सीट ले ली है और उसको वहां पे वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग में भी लगा हुआ है। थर्ड राउंड के बाद वो उसका ऑप्शन वहां पर खत्म हो जाएगा। तो दो जगह सीट आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि सिस्टम को मालूम नहीं चलेगा, दोनों सिस्टम आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है ना। ठीक, स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिली तो ज्वाइन करना होगा आपको, ठीक है ना। ज्वाइन नहीं किया आपने तो आपका जो भी डिपॉजिट है वो डूब जाएगा आपका, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर। तो स्टे वैकेंसी राउंड को ये मत समझा कि देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है, ये फाइनल कमिटमेंट वाला राउंड होता है। अब अगला क्वेश्चन उठता है अपग्रेडेशन का असली मतलब क्या होता है। देखो बेटा सिंपल सी बात है, राउंड 1 में यदि आपको कॉलेज बी मिला था जो आपकी सेकंड चॉइस था, राउंड 2 में आपको कॉलेज ए मिल गया है तो आपने अपने कॉलेज, आपको अपनी चॉइस का प्रेफरेंस मिल गया है तो आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, ठीक है ना। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि आपने पहले राउंड में आपने अपग्रेडेशन, अब कई बार क्या होता है, कई बार हमने कुछ कॉलेज चुना, अगले राउंड में काउंसलिंग में और हम जो चाह रहे थे वो कॉलेज भी हमको नहीं मिला है, तब हमको सोचना होगा कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लें, क्योंकि वहां पे प्रोविजनल एडमिशन हो चुका था आपका, तो पहले वाले में कंटिन्यू आप कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ठीक, तो बार बार आप एक बार एडमिशन कंफर्म होने के बाद फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद आप एडमिशन को चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। ठीक है, अपग्रेडेशन की सुविधा भी राउंड 3 तक ही केवल अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि रिजर्वेशन के बारे में हमको पता है कितना कोटा किसका है तो हम जान रहे हैं क्या, ठीक है, और सारे इंस्टीट्यूट में वो कोटा जो है एप्लीकेबल होता है बेटा, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं बोलूँ आपसे कि बहुत सारे बच्चों को शायद पता नहीं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में SC ST OBC EWS PWD का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई तरह का रिजर्वेशन काम नहीं करता है, वहां सिर्फ एक ही चीज काम करती है, पैसा, कितना पैसा तुम्हारे पास है वो वहां पे काम करता है, ठीक है। बुलेटिन में साफ लिखा हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपकी कैटेगरी से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, 15% सीट्स NRI कैंडिडेट के लिए है और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी में जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन हो सकता है जिसकी एलिजिबिलिटी आपको खुद ही वेरीफाई करनी होगी। तो अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा ये सोचकर डीम्ड चुन रहा है कि वहां तो मेरी कैटेगरी भी चलेगी, तो वो गलत सोच रहा है। वहां सिर्फ मेरिट चलती है और सिर्फ पैसा चलता है, ठीक है ना। ठीक है, रिपोर्टिंग के पहले सारे अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर जो एमसीसी से एलोकेट हुआ है, एनटी द्वारा दिया गया आपका एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10th का सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, सब सही फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर में, वो सब बेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस तो आय प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए अपडेटेड, ठीक है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बगैर एडमिशन नहीं होता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी अपने पास जमा कर लेती है, जो कोर्स पूरा होने के बाद ही आपको वापस मिलता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ऐसा मत करना किसी और जगह एडमिशन लेके कोई कागज जमा करके लास्ट मिनट में आपको कागज नहीं दिए उसने, ठीक है, तो आपको ओरिजिनल पेपर नहीं होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब सोचना ही मत इस बारे में, ओरिजिनल पेपर्स नहीं है तो एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपका, और दूसरा है कि कोई भी आपके नाम की स्पेलिंग में कहीं पर सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो बेटा उसके लिए प्रॉपर एफिडेविट बनता है या करेक्शन करवा लीजिए उसको आप, ठीक है ना। ठीक है, तो एफिडेविट के रूप में प्रूफ लेना, एफिडेविट लगाओगे तो होगा। एक स्पेलिंग भी गलत है ना फादर के नेम में, ठीक है, तो वो भी वहां पर ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसके लिए एफिडेविट लगता है, ठीक है। इसके अलावा मैं देखूं यहाँ पर और क्या चीज छूट गई इसमें, ठीक है, मतलब बाकी हमको पता है बेटा फिजिकली पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है, वो सही फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, ठीक है ना। जिस बच्चे ने अप्लाई कर रखा सही फॉर्मेट में वो होना चाहिए। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे, ठीक है, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है कि सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही आपको जाना है,
वही उसी पर आपको जाना है। किसी एजेंट के भरोसे, किसी थर्ड पार्टी के भरोसे मत बैठिएगा, डरिए बिल्कुल मत। एकदम सिंपल और साधारण सिस्टम है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। ये मत सोचेंगे मुझे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, गलती करूँ, नहीं, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कोई डाउट आपके मन में है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देना, उस डाउट को मैं अगले वर्ष में ले लूंगा बेटा मैं, ठीक है ना, ठीक है। मतलब और हर स्टेप, जितना भी स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं सबका बेटा प्रिंट आउट जरूर लेके रखिएगा आप, ठीक है ना, है ना, गलती मत करना। तो मैं इतना ही बोलूंगा बेटा कि काउंसलिंग की प्रोसेस सरकार ने बहुत आसान कर रखी है, तो उसको लेके आप बाहर किसी एजेंट को 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपए दे के वो सीट दिलवा देगा, नहीं, कुछ नहीं है सट के। उसको पता होगा, इसको पता, आप कुछ मत करो, जाके ऑनलाइन चेक करो कि वो कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी में कितनी रैंक पे लास्ट टाइम एडमिशन क्लोज हुआ था, ठीक है। आपकी चॉइस से भरेंगे, आप भरोगे, सॉफ्टवेयर अपने आप सब एकोमोडेट कर लेगा, जो मिल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। अब ये मत सोचिए कि कोई चमत्कारी कॉलेज किसी को पता है, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी चॉइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है, ठीक है। तो ये जो आजकल नया खेल चल रहा है ना, ये काउंसलिंग के नाम पे पैसे लेने का, और वो कोई टीचर भी ले रहे हैं। कई टीचर बोलते हैं मैं पर्सनलाइज काउंसलिंग कराऊंगा, ठीक है ना, क्या कराओगे भाई तुम, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस का कॉलेज, आपकी रैंक पे जो मिल सकता है वो भरिए, आपको अपने आप कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। आखिरी मिनट तक का इंतजार मत कीजिए बेटा, ठीक है ना। बिना रिसर्च के, बिना जानकारी के चॉइसेस लॉक मत कीजिए आप, ठीक है ना, ठीक है, सही। और स्टेट की काउंसलिंग अलग से होती है, उसको भी मिस बेटा हमको नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है 45 मिनट का, परंतु जरूरी था कि काउंसलिंग के बारे में हम एक बार बात कर लें, क्योंकि इतना मोटा है ये मतलब थोड़ा कम बनाया ना तो काम पढ़ भी ले आदमी। 107 पेज का है, 107 पेज का है पूरा ये। और मैंने देखो, आपको अलग, जैसे आप बोलेंगे सर सही में पढ़ा क्या, आप देखो ना, मैंने हाईलाइट करके पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है ना। पढ़ने के बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तब भी मैं बोलूंगा आपको कि हो सकता है कि मेरा कहीं पर इंटरप्रिटेशन ठीक ना हो, तो एक बार आप भी एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।